नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज रोज की तरह मैं अपना रेगुलर जो कार्यक्रम है सबसे बड़ा सवाल नहीं करने वाला हूं, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये कि देश ने आज एक सच्चे सपूत को खो दिया। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आज एक दुर्घटना में इंतकाल हो गया। उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश था ये। कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर पर मी-17 V5, इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। जनरल रावत के साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी थी। 13 लोगों की इस हादसे में, इस दुर्घटना में मौत हो गई। और न्यूज़ 24 श्रद्धांजलि देता है जनरल बिपिन रावत को ही नहीं, इस विमान में सवार जो हमारे बहादुर जवान थे उन्हें भी हम सल्यूट करते हैं। ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल, इन सभी को हम सलाम करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अब यह हादसा क्यों हुआ? महज दुर्घटना थी या मी-17 में तकनीकी खराबी आ गई? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोटोकॉल क्या होता है? इस हेलीकॉप्टर में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? इस पर भी हम सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इन सवालों से पहले आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि जनरल रावत विरासत में फौज उन्हें मिली थी। सोल्जर्स नेवर डाई, दे जस्ट फेड अवे कहा जाता है। उनके पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, 27वें सेना अध्यक्ष बने, देश के पहले CDS बने। गोरखा रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में उन्होंने 1978 में फौज ज्वाइन की। 2016 से 2019 तक वो सेना अध्यक्ष रहे, थल सेना अध्यक्ष। और फिर 30 दिसंबर को 2019 में उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर CCS की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है। और जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह बैठक हुई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो बड़े मंत्री होते हैं CCS के, जो हिस्सा होते हैं, विदेश मंत्री, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी पवन मिश्रा इस बैठक को भी ट्रैक कर रहे हैं। CCS की बैठक हो रही है और वो होना लाजमी हो जाती है। प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, तमाम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं पवन। लेकिन अभी CCS की बैठक का एजेंडा क्या है? बिल्कुल, एजेंडा सबसे अहम, जैसा पहले भी बताया गया कि वायुसेना चीफ को भेजा गया। रक्षा मंत्री ने तुरंत कहा कि आप वहां मौके पर जाइए और पूरी जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि जिस हेलीकॉप्टर की तुलना चिनूक हेलीकॉप्टर से की जाती है और वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया है। साथ ही साथ जो मैंने पहले भी बताया था संदीप जी, कि जो रूट की बात होती है, वेदर की बात होती है, 1 घंटा 45 मिनट पहले पूरी जानकारी दिया जाता है कि हाँ वेदर सही है या नहीं है, या इस दिशा से आप उड़ान भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो क्या इस बात की जानकारी थी या नहीं थी? पायलट पर भी एकदम सवाल, क्योंकि 20 साल का अनुभव कहा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, वेस्टर्न लद्दाख की बात करें, चीन ने जिस तरह से हरकतें किया था, हर वक्त इन्होंने बयान दिया था, मोर्चे पर जाकर हिमाचल दौरा इन्होंने किया था, साथ ही बॉर्डर पर जाकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम हर वक्त 24/7 युद्ध के लिए तैयार हैं और हमारी तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर साझा युद्ध करेगी। चीन के किसी भी हरकतों से हम जो है डरे नहीं हैं और चीन को पीछे हम ढकेल कर रहेंगे। तो हालात जैसा रहा पिछले 2 सालों से, अगर चाइना हर बार गड़बड़ी करने की कोशिश की और बिपिन रावत ने अपना बयान दे दिया और हर वक्त
यही कहा कि हमारे देश सुरक्षित है। अब जो ये घटना हुआ है, इस घटना को लेकर सबसे अहम सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हेलीकॉप्टर जो क्रैश किया था इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं थी, क्योंकि सबसे अत्याधुनिक डबल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर जो है बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर है और रडार सिस्टम इसमें लगा रहता है। अगर आप किसी भी मौसम में इसमें उड़ान भरते हैं, रडार के माध्यम से पायलट को जानकारी मिल जाती है कि सामने किस तरह की रुकावटें हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे अहम यहाँ पर है कि अब जांच इसमें सामने आएगी और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही देखा जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या हुआ था। संदीप जी, बिल्कुल अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की। ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर जारी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। एक तांता सा लग गया है श्रद्धांजलियों का। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक तो चली रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा यह भी आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसे एक बड़ा हादसा बताया है, देश के लिए एक बड़ा नुकसान इस दुर्घटना को बताया है। और ऐसे मौके पर मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। राहुल गांधी का ट्वीट है, मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र तनेजा हैं, मेजर जनरल एसवीपी सिंह रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान रिटायर्ड, ये डिप्टी चीफ रह चुके हैं आर्मी के, और मेरी सहयोगी पल्लवी झा जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। और कुछ देर पहले रक्षा मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। पल्लवी, वहाँ पर रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे और आर्मी चीफ भी पहुंचे थे और साथ ही साथ फोर्स के तमाम अधिकारी जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि उनकी बेटियां इस वक्त घर में मौजूद हैं और परिवार के कई अहम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरीके से कहा जाए कि एक शॉकिंग, स्केयरिंग और सैड न्यूज़ है पूरे देश के लिए, ना उनके परिवार के लिए, उनके पूरे देश के लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। तो देखिए, जाहिर तौर पर एक बहुत दुख भरा इस वक्त लम्हा है परिवार के सामने और लगातार जो लोग हैं वो इस वक्त मिलने आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर से वीवीआईपी मूवमेंट अभी नहीं हुआ है क्योंकि सीसीएस की मीटिंग चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उस मीटिंग को ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी खबर आ रही है कि चूंकि जो कल है एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर वहीं जो है एक प्रोग्राम रखा जाएगा, उसके बाद उनको पालम लाने की बात कही जा रही है और वहां पर भी जो है कुछ कार्यक्रम होगा ताकि उनको एक ऑनर दिया जा सके। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा जहाँ ये कहे अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो देखिए आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें होंगी। लेकिन फिलहाल जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी फिलहाल रिश्तेदार ज़्यादा पहुँच रहे हैं और कुछ ऑफिसर्स जो है जो विभाग के वो लोग पहुँच रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की पिक्चर दिखाई पड़ी और जिस तरीके से ये दिल दहलाने वाली खबर है, सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि वीवीआईपी होने के बावजूद और वीवीआईपी से भी ज़्यादा कि जो वो हेलीकॉप्टर था वो इतना अत्याधुनिक था जो कि विषम परिस्थितियों में भी जा सकता था। उसका परखच्चे उड़ जाना, उसमें इस तरीके का हादसा हो जाना, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय, अभी बहुत सारी चीज़ें अटकलें लगाई जा रही हैं कि मौसम ख़राब था या फिर जो भी चीज़ें थी वो तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है, सबसे अहम बात यहाँ पर एक और कहना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं यहाँ पर आई थी और जो यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी,
ये सिक्योरिटी लगभग वही उनकी जो है वो पुरानी सिक्योरिटी है जो 24 घंटे यहाँ पर रहती है। आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी, आंखें भरी हुई थी, बेशक बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन डर सबके आंखों में दिख रहा था। और जैसे ही खबर में आई कि जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल मायूसी सी छा गई है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल दिख दुख रहा भरा है कि एकदम से पल सन्नाटा है, दुख पसरा भरी हुआ है। घड़ी है ये। और यहां पर आपको बता दें कि इस हादसे में, इस हेलीकॉप्टर में, मी-17 V5 में 14 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई है और उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी थे। जनरल कादियान, देखिए, ये फौज के लिए ही नहीं, देश के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति है कि आज जनरल रावत हमारे बीच नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। जनरल रावत पूरे देश के सितारे थे। वो एक काबिल जनरल तो थे ही, जो टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी और मैं तीनों में कहा, और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो चाइनीज बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो J&K में आतंकवाद हो, हर चीज में अपना निशान छोड़ा है। और वो देश के पहले चीफ ऑफ आपकी इक्वेशन तीनों सर्विस चीफ के साथ क्या होगी, आपकी इक्वेशन रक्षा मंत्रालय के साथ क्या होगी, इसकी कोई पहल नहीं थी। तो उन्होंने सिस्टम शुरुआत किया और इस सिस्टम को एक बड़े अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया, और वो जल्दी में थे। वो दूरदर्शी भी बहुत थे, सैनिक तो थे, उनके रगों में सेना का खून दौड़ता था। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे, लेकिन वो दूरदर्शी बहुत थे। उन्होंने सेना में जो बदलाव लाने का इफेक्ट बहुत फार रीचिंग है। तो हर किस्म से पूरा देश जनरल बिपिन रावत को मिस करेगा। हमारी श्रद्धांजलि है उनको। दुर्भाग्य से जो भी 13 लोग जिनकी मौत हुई, हम सबको श्रद्धांजलि देते हैं। और इससे बड़ा दुखद समाचार मैं समझता हूं आज के दिन नहीं हो सकता। CCS की मीटिंग चल रही है, वो शायद इस बात पर भी सोचेंगे कि उनका सक्सेसर कौन हो। मेरा अपना मानना है कि तीनों सेना प्रमुख जो उस लेवल पे बड़ी मेहनत और काबिलियत के पास पहुंचे हैं, सब में वो एबिलिटी है कि वो पद संभाल सके। ये पॉलिटिकल डिसीजन है सरकार किसको अपॉइंट करती है, बट वो सेकेंडरी। आज हम सिर्फ जनरल बिपिन रावत को याद करते हैं, जिनका योगदान सेना और देश की सुरक्षा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल। और यहां पर जनरल SVP सिंह, देखिए, एक फौजी का काम लड़ना होता है। आप बहादुर लोग हैं, हम तो घर में बैठकर ताली ही बजा सकते हैं, लेकिन असल जंग, दुश्मन के दांत खट्टे करना, वो जिम्मेदारी 75 साल से आप लोग बखूबी निभाते आए हैं। और जनरल बिपिन रावत की अगर बात करूं, और मैं आपकी यादें देश के साथ साझा करना चाहूंगा, ऊंचाई पर लड़ने, काउंटर इंसर्जेंसी में उनका लोहा माना जाता था कि वो माहिर हैं। और हम ये नहीं भूल सकते, और देश को ये याद करना होगा कि 2016 में उड़ी में जब हमला हुआ और जवाबी जो सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने, उस वक्त थल सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ही थे। हाँ, आ सकता हूं अभी? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले मेरी श्रद्धांजलि जनरल बिपिन रावत, मिसेस रावत और बाकी साथी, हमारे जो फौजी साथी आज ये ट्रेजेडी में गुजर गए हैं, मेरी श्रद्धांजलि है। अभी देखिए, जनरल रावत का एक जो करियर था, एक बहुत बेहतरीन असली वॉरियर सोल्जर का था शुरुआत से ही, और अल्टीमेटली जिस पद पर ये पहुंचे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको मैं बोलूंगा एक स्टेट्समैन, कमांडर, सोल्जर विद
ग्लोबल जियोपॉलिटिक विजन, इनकी वो दूरदृष्टि थी। टैक्टिक स्ट्रैटेजी के अलावा ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे और उन्होंने सरकार के साथ इन चीजों में ऐसा हाथ आगे बढ़ाया कि उनको सरकार, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने बहुत मान्यता दी। और इनका जो एक्सपीरियंस था, ये वाज अ बैटल हार्डन्ड ऑपरेशनल सोल्जर। इन्होंने बटालियन कमांड की ईस्टर्न सेक्टर में, इन्होंने ब्रिगेड कमांड की 5 सेक्टर RR जो कि सोपोर एरिया में ऑपरेट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने डिवीजन कमांड की फिर से J&K में, और उससे पहले वो कांगो में भी हमारी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ऑपरेट करती है वहां जहां पे, तो फिर वो 3 कमांड की उन्होंने जो कि ये म्यांमार सेक्टर में है। और आपको मैं याद दिलाऊंगा लिसनर्स को कि वहां पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी म्यांमार में, और बहुत कामयाब स्ट्राइक हुई थी। उड़ी का आपने कवर ही कर दिया। बालाकोट की स्ट्राइक के दौरान भी उन्होंने एयरफोर्स के साथ हाथ मिलाया, और उनसे भी इतना पैशन था उनमें, इतना पैशन था। जब हम देख रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते ही उन्होंने एक रिफॉर्म्स जो डिफेंस के लिए लाने की कोशिश की है, खास करके थिएटराइजेशन में उसकी बहुत ज्यादा तेजी से मूवमेंट कराई थी। और अप्रैल मई के महीने में अभी उसको सबमिशन भी आ जानी थी सबसे। और मैं समझता हूं कि ये उनकी एक यादाश्त है, और उनका एक इतिहास में उनका नाम रहेगा कि जो थिएटराइजेशन उन्होंने शुरू की वो खुद तो नहीं देख सकेंगे, बट तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसको एक श्रद्धांजलि देते हुए सल्यूट करेंगे इनके। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनरल एसवीपी सिंह मॉडर्नाइजेशन का, अपने आधुनिकीकरण का जिक्र किया। प्रधानमंत्री का ट्वीट चलाइए। प्रधानमंत्री ने भी उनके इस योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए याद किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी जो दृष्टि थी, अंतर्दृष्टि थी और दृष्टिकोण असाधारण था। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। शांति। अब जनरल AK चौधरी, जब हम मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो आज श्रद्धांजलि का दिन है। देश ने एक सच्चे सपूत को खोया है, लेकिन वो CDS थे, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जिस हेलीकॉप्टर में वो सवारी कर रहे थे, सवार थे, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? जब इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, 1.5 घंटे पहले आप सारा मौसम देख लेते हैं, कहीं कोई मौसम की खराबी की कोई आशंका, कोई गुंजाइश तो नहीं है। तो ऐसे में आज जो ये त्रासदी हुई है, ये हादसा, दुखद हादसा हुआ, इसे महज दुर्घटना मान लें हम, या इसमें कुछ सवाल भी छिपे हैं जिसके जवाब जरूर मिलने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक दुर्घटना जो है बहुत दुखद दुर्घटना है, जिसमें कि हमने अपने CDS को और उनके साथियों को, उनकी पत्नी को, और जो एयरफोर्स के जवान थे उसके अंदर, उनको खो दिया है। इसमें देश ने एक रत्न खो दिया, जैसा किसी ने कहा था अभी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि जो इसकी प्रोटोकॉल होती है वो इंडियन एयरफोर्स की एकदम फिक्स्ड प्रोटोकॉल है। मैं आपको बता दूं कि पहले किसी भी एयरक्राफ्ट को जब VIP के लिए ले जाते हैं या किसी भी चीज के लिए ले जाते हैं तो उसका चेकिंग होता है, प्रॉपर टेक्निकल चेकअप होता है, बाकी ओवरऑल चेकअप होता है, और एक उसको VIP चेक कहते हैं, जिसमें एक एक चीज को चेक किया जाता है इससे पहले कि वो डिटेल किया जाए। साथ ही साथ में एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी तैयार रहता है कि ताकि अगर इसमें लास्ट मोमेंट पे भी कोई खामी या कुछ नजर आए तो वो दूसरा हेलीकॉप्टर भी तैयार रहे। इसलिए ये कहना कि शायद इनका जो प्रोटोकॉल है वो सही नहीं होगा, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जब हेलीकॉप्टर या कोई भी सर्विसेज निकलती हैं एयरक्राफ्ट की,
तो उसकी जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो इतनी उम्दा है कि इससे दूसरे देश भी सीखना चाहते हैं। तो दूसरी बात, ये जो हेलीकॉप्टर है एक बहुत बड़ा टाइम टेस्टेड रिलायबल हेलीकॉप्टर है, जिसको कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर्स में माना जाता है। और ये जब चला था वहां से सुलूर से और यहां तक पहुंचा है, किस कारणवश हुआ ये तो इंक्वायरी जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या टेक्निकल रीजन हुई या कोई और रीजन हुई, इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी आई एम श्योर एयरफोर्स करेगी। साथ साथ कई और इंक्वायरी भी चेक करेंगे कि कोई चीज गलत हुआ है या सही हुआ है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इसमें यह कहना कि शायद कहीं पे भूल चूक हुई है या मैनुअल हुई है, ये अभी कोई भी ये बात कहना मुश्किल है। नहीं, मैं उस बारे में आई एम नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन्स जनरल रामेश्वर यादव, लेकिन सवाल देखिए, आम आदमी के जहन में ये सवाल भी आते हैं। इस दुख भरी घड़ी में कोई भी देशवासी नहीं चाहता था कि हम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दें, और जनरल बिपिन रावत उनकी धर्मपत्नी के अलावा ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल, इनको भी हमने खोया है। तो ये सवाल तो ये पूछा जाएगा, इसके जवाब तो तलाशने चाहिए ना। सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी और हमारे बहादुर सिपाही भी उस विमान में, उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, और ये प्रोटोकॉल और ये जो हेलीकॉप्टर है इतना उम्दा है, ये हम जानते हैं। इसे प्रेसिडेंट भी के सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बस दुर्घटना हो गई या कहीं चूक हो गई, इसका जवाब भी मिलना चाहिए ना देश को। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या कमी रहेगी। लेकिन मैं एक आपके दर्शकों का जो ध्यान है एक दूसरे एंगल के ऊपर लाना चाहता हूं। जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त अगर आप अपनी निगाहें भारत की सीमाओं की तरफ ले जाएं, उत्तर में देखिए ईस्टर्न लद्दाख में क्या हो रहा है, और ईस्टर्न सेक्टर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आप देखिए वहां पे चाइना जो है काफी आंखें दिखा रहा है। आपके पश्चिम के अंदर पाकिस्तान काफी घुसपैठी की जो हरकत कर रहा है। अगर आप देखें सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही मीन्स नाजुक स्थिति में है आज की तारीख के अंदर, और ऐसे वक्त में जो हमारे सबसे सीनियर सेना के जो लीडर हैं उनका हमारे बीच में ना रहना एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम छोड़ के वो चले गए हैं। और इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए अभी देश जो है उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्टेट में दे विल लाइक टू अपॉइंट समबडी इनटू दिस स्लॉट। जैसे जनरल राज कादर ने भी बताया कि इसका जो फैसला है वो अभी गवर्नमेंट लेगी। और अगर आप देखें हमारी नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने अभी आए हैं, अपने पद उन्होंने संभाला है और बहुत ही सक्षम लोग हैं। आर्मी चीफ जो है काफी सक्षम है। इस प्रकार से हमारी जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्या इसके ऊपर असर पड़ेगा वो एक बात है जिसका हम सबको विश्लेषण करना चाहिए। विपिन रावत जी नहीं हमारे बीच में रहे, ये बहुत ही दुखद समाचार है। और मेरे को पर्सनली उनके साथ सर्व करने का मौका मिला था। वो मेरे सबऑर्डिनेट रहे हैं और बहुत ही काबिल, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत कुछ वाकये बताइए जनरल यादव, कुछ वाकये बताइए, दर्शकों को बताइए जनरल बिपिन रावत आखिर किस तरह की शख्सियत थी उनकी, अगर कुछ यादें ताजा करें तो। जनरल यादव मैं आपसे कह रहा था। जनरल यादव आपको आवाज आ रही है मेरी? आई कैन हियर नाउ। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपने क्योंकि उनके साथ सर्व किया है, कुछ यादें आपके जहन में ताजा हो रही हो, किस तरह के शख्स थे, थोड़ा दर्शकों को बताइए। वो बहुत ही संजीदा व्यक्ति, बहुत ही कम बोलने वाले व्यक्ति, और जो भी काम उनको दिया जाता था वो काम बखूबी करते थे। और जैसा आपके
इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और पूरे भारत के अंदर जहां जहां पर भी जोखिम वाले इलाके हैं और जहां पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है, उन सब में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही काबिल सेना नायक वो थे। और इस वक्त जो वो काम कर रहे थे, तीनों सेना की जो टुकड़ियां हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका एक जॉइंट ऑपरेशंस किस प्रकार से करें और उसके बारे में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए और नई नई स्कीम्स वो बना रहे थे भारतीय सरकार के साथ और सभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब की एडवाइस के साथ साथ। और उसके अंदर मेन जो उनका जो अभी जो मिशन इस वक्त जो हमको मालूम है, जिस प्रकार से मीडिया में भी आया हुआ है कि आर्म फोर्सेस का थिएटराइजेशन जो है उसके ऊपर काफी काम अभी चल रहा है और वो उनका संचालन कर रहे थे। तो बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार ऑफिसर थे। जनरल कादियान, देखिए ये थिएटराइजेशन जो शब्द जनरल एसवीपी सिंह ने भी इस्तेमाल किया, जनरल यादव ने भी इस्तेमाल किया है। फौज हमारी थी और हमारी फौज बहुत बहादुर है, दुश्मन के दांत खट्टे करना आप लोग जानते हैं। लेकिन टॉप लेवल पर जो ये बदलाव हुआ 30 दिसंबर 2019 को सीडीएस जब बनाए गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए, वो हमारे सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊपर जो ये बदलाव आया है ये कितना अहम था। और जो बात आप पहले संकेतों में कह रहे थे उसी की तस्दीक कर रहे हैं जनरल यादव कि तत्काल प्रभाव से ये सरकार को फैसला लेना होगा। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में या ईस्ट लद्दाख में थोड़ी नाजुक स्थिति है, तो जो ये थिएटराइजेशन हमने किया है इसको, इसमें निरंतरता लाने के लिए वैक्यूम जो आया है वो भर ना पाए हम चाहे, पर वहां पर एक व्यक्ति को लाना कितना अहम हो जाता है। थिएटराइजेशन की बात कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जनरल रावत ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। आजकल के बैटलफील्ड में कोई भी सेना अकेली लड़ाई नहीं लड़ती है, ये जॉइंट ऑपरेशंस है। और अगर हम उनका कंट्रोल सबका दिल्ली में रखें एयर, नेवल, आर्मी हेडक्वार्टर के साथ, तो आजकल जिस स्पीड से बैटल चलती है उसमें शायद निर्णय लेने में देर लग सकती है। तो थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि आप एक थिएटर की कमांड हैं और उनको तीनों नेवल रिसोर्सेज अगर वो साउथ में है, एयरफोर्स और आर्मी के रिसोर्सेज डिसेंट्रलाइज करें ताकि अपने थिएटर में, ये तो चाइना पहले से ही फॉलो कर रहा है, लेकिन जनरल रावत इसको पुश कर पाए। ये विचार तो पहले से था और वो इसको पुश कर पाया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। एक जो पिछले 70-75 साल से हमारा सिस्टम चला आ रहा था उसमें बदलाव लाना किसी भी ट्रेडिशनल सेनाओं के लिए आसान नहीं होता। हर सेना के अलग अलग चिंताएं होती हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करके और एक निर्णय लेना थिएटराइजेशन का, जो कि शुरुआत हो चुकी है। पहले सिर्फ साउथ में था ये, जबकि अंडमान की जो हमारी कमांड है तीनों नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के रिसोर्सेज शामिल हैं, लेकिन इसको लैंड बैटल के लिए भी इंप्लीमेंट करना, विशेषकर आर्मी और एयरफोर्स के रिसोर्सेज को, वो एक बहुत बड़ी बदलाव है और बहुत बड़ी उपलब्धि जिसका श्रेय पूरे तरीके से जनरल बिपिन रावत को जाता है। ये बहुत बड़ा योगदान है जनरल बिपिन रावत का और ये देश को समझने की जरूरत भी है। इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। और गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देश के लिए बहुत ही दुखद दिन, वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, उनका योगदान शब्दों से बयान नहीं हो सकता। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ। नरेंद्र तनेजा, आज कोई राजनीति का दिन नहीं है, आज देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है। जनरल रावत के योगदान को आप किस तरह से आंकेंगे? बहुत अच्छा, देखिए आपने प्रश्न किया, बहुत ही दुख का दिन। और हमारे जनरल रावत और हमारे ब्रिगेडियर साहब 13 लोग शहीद हो गए। और आपने देखा कि ये सीडीएस का मतलब हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, सुप्रीम कमांडर, लेकिन जो 136 करोड़ भारतीय हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
वो तो जनरल रावत के पास थी, उनकी जिम्मेदारी थी पूरे देश को, एक एक भारतीय को, सीमाओं को, समंदर की तरफ से देश को सुरक्षित रखना। और जैसा मैं सुन रहा हूं हमारे को पैनलिस्ट को, और सब एक से अच्छे, सब बहुत अच्छा आपने सबको बुलाया और बड़ा अच्छा इनका अनुभव है। और आप ये देखिए कि किस हिसाब से इन्होंने जो सीडीएस का एक नई संस्था क्रिएट करी गई, जब भी कोई नई संस्था क्रिएट की जाती है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, और इस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज करना कि सब जगह से लोग आपके साथ चलें और कुल मिलाकर के आप सब लोग आपका सम्मान करें। जियो स्ट्रेटेजी जो होती है, जियो स्ट्रेटेजी एक आर्मी के लेवल पे, एक डिफेंस के लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे उन्होंने बहुत तरीके से उसको लेकर के आए और उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया। अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ जो और रिसोर्सेज हैं, जिसमें थिंक टैंक शामिल हैं, इंटेलेक्चुअल शामिल हैं, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं कई लोगों से आज बात कर रहा था, सब तरफ से तारीफ ही सुनने को मिल रही थी। आप ये भी ये दूसरा मुझे लोगों ने बताया कि वो अपनी कभी प्रशंसा नहीं करते थे, कभी बात ही अपने बारे में नहीं करते थे। उनको गोली लगी हुई थी, जब भी जाड़ा होता था उन्हें थोड़ी तकलीफ होती थी, इसकी चर्चा लेकिन वो कभी नहीं करते थे। दूसरा ये कि उत्तराखंड के रहने वाले, पहाड़ों से बहुत प्रेम था, हिमालय को लेकर के बहुत इमोशनल थे। ये सबसे बड़ी बात होती है, एक अच्छा जनरल वही होता है जो जनरल की एक आम परिभाषा है, जो यही नहीं काम करे कि सुरक्षा दे या कुल मिलाकर के सबको साथ ले सके और लीड कर सके। तो हमारी आर्म फोर्सेस में जनरल रावत का जो कंट्रीब्यूशन है ऐतिहासिक और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप आम आदमी हो, चाहे आप उत्तराखंड के रहने वाले हो, चाहे आप इंटेलेक्चुअल हो या मीडिया, आप किसी से बात करके देख लीजिए, सब जगह से ये आता है बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत प्राइवेट थे, और उनका प्लान था कि भाई रिटायरमेंट के बाद वो देहरादून में घर बनाने वाले थे, वहां जाकर के रहना चाहते थे, पहाड़ों से प्रेम था, वहीं के रहने वाले थे। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी पूरी आर्म फोर्सेस, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, आप मेरे सारे को पैनलिस्ट एक्सपर्ट हैं इस पर, लेकिन हमारी डिफेंस को थिएटर्स के साथ साथ जो पूरी जियो स्ट्रेटजी है पूरे हमारे रीजन की और इससे भी आगे की, उस सब में उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उसको नई दिशा देना, और जिसके साथ कोऑर्डिनेशन करना, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, या जो भी अन्य मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ करके सबको अलाइन करके सबको एक साथ, जैसे सारी संस्थाएं जहां तक देश की सुरक्षा है एक दिशा में सोच सकें, एक साथ मिलकर काम कर सकें। जनरल रावत ने वो काम किया। बिल्कुल। जनरल एसवीपी सिंह, एक और जो पहलू था जनरल बिपिन रावत की शख्सियत का, वो ये, ही हैड एन आयरन फिस्ट, ही वाज अ सोल्जर, ही वाज अ टफ मैन, but he could also cover that iron fist with velvet. कश्मीर का अगर जिक्र हो, बिना लार लपेट वो वहां के जो युवा थोड़े भटक गए, उन्होंने बोला उन्हें, we need to tell the youth, आजादी will never happen, you can't fight us, आप नहीं लड़ पाओगे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते थे, there isn't a military solution to this issue, सेना इसका हल नहीं है, पर साथ ही साथ वो ये भी कि सेना से तो नहीं लड़ पाओगे। तो जो मिलिट्री और पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स एंड एंडेवर्स होते हैं, उसके अंदर जो फर्क था, वो फर्क रखना भी जानते थे जनरल बिपिन रावत। बिल्कुल सही है, ही वॉज अ मैन विद मिशन। और उन्होंने, आपने ये JNK का जिक्र किया है, वेलवेट ग्लव एंड आयरन फिस्ट, मैं कहूंगा तो आपको याद दिलाएंगे कि जब वो जीप के ऊपर एक मेजर साहब ने एक कश्मीरी को बैठाया था, उस समय आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड दी थी उन्होंने, हालांकि कि बहुत ज्यादा उसकी निंदा भी की गई, बट उनको एज अ कमांडर ऑफ द आर्मी ही हेल्ड द हैंड्स ऑफ हिज फोर्स, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग को कैसे डील करना है एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया गया। कुछ समय के बाद वही अफसर ने कुछ गलती की और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी हुई और उसको जो सजा का हकदार था वो दिया गया। तो ही वाज मैन ऑफ प्रिंसिपल। ये एग्जांपल है कि ही वाज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल एंड ही फॉलोड इट। अभी आपको मैं बताता हूं कि JNK में ही जब ये ब्रिगेड कमांडर थे, सेक्टर कमांडर, एक होटल में नाम नहीं याद आ रहा, एक होटल में सीज हुई थी, पर्सनली एज अ ब्रिगेड कमांडर इन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया था। ये द मैन ऑफ मिशन। और इनकी विजन मैंने पहले भी बोला है, बिल्कुल थी। जब ये आर्मी चीफ थे, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आगे बढ़ाया, जिसमें कि फास्टर रिएक्शन,
जो हमारे लेसन लर्न थे कारगिल वॉर से, उससे भी बेहतरीन इनका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया इन्होंने। और ये सारे रिफॉर्म्स जब आएंगे तो आने वाले ये जो हमारे अफसर हैं, फौज है, उसका फायदा उठाएंगे और इसमें हमारी फौज की ताकत भी बढ़ेगी। एक और मैं पॉइंट बताऊंगा जी। जब ये गलवान वैली का हादसा हुआ तो इन्होंने साथ ही साथ में ऐसी स्टेटमेंट्स दी। मुझे याद है जब हम ये कैलाश रेंजेस में चुशुल बोल में हमने जब ऑक्यूपाई किया था, उससे चंद एक दिन पहले ही इन्होंने किया था कि हम कुछ करेंगे एट अ टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, और उसमें चाइना ने मात खाई थी जब हमने चुशुल बोल कैलाश रेंजेस की हाइट्स ली। चाइना घबरा गया था। सो दैट वाज हिज स्ट्रेटेजिक विजन। एंड यस, हर वक्त हर को नहीं प्लीज कर सकते, तो कुछ इनके कमेंट्स ऐसे आते थे कि दे ऑलवेज रेज्ड आईब्रोज, बट दैट वाज अ थिंकिंग मैन्स जॉब टू इनवाइट ओपिनियन एंड टेक इट फॉरवर्ड। अभी आज की अखबार में था इनका कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर उन्हें कुछ संदेश दिया, कुछ मैसेज दिया। सो आई कैन अप्रिशिएट हिम वेरी हाईली फॉर हिज मैक्रो लेवल विजन and befitting the status of the appointment he held, firstly chief of army staff, उसके बाद chief of defense staff। और इसमें एक और खास बात, जनरल यादव, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया, देखिए हमारा लंबा अतीत है और फौज और राजनीतिक जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बार ऐसा हुआ है डोंट गेट टू सी आई टू आई, समन्वय की कमी होती है। जनरल बिपिन रावत की सेना अध्यक्ष ही नहीं, सीडीएस जब वो थे, उन्होंने क्या उनका एक ये बड़ा योगदान माना जाए कि राजनीतिक व्यवस्था के साथ समन्वय फौज कैसे बनाए और अपनी बात को मनवाए। शायद इसके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है आज। देखिए, मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर हमेशा से समन्वय रहा है। चलिए आप कहिए, वो इतिहास थोड़ा हम भी जानते हैं। फौज, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप, हम सब एक ही तरीके से सोचते हैं और एक ही तरीके से काम करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है और ये नोशन है वो मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं है। हाँ, सीडीएस का जो अपॉइंटमेंट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि 1 पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, कि फौज के बारे में जो भी सोच विचार है या फौज का क्या नजरिया है किसी नेशनल प्रॉब्लम के बारे में, उसके लिए बजाय 3 चीफ हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उसकी बजाय एक सेना नायक होना चाहिए जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी को वो एडवाइस कर सके। सो सीडीएस का रोल वो है, वो जो रोल है वो रावत साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाया है। जनरल ए के चौधरी, आप भी सेम पेज पर हैं जो जनरल यादव कह रहे हैं, या देखिए मैं आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा मैं इतिहास जानता हूं, वो थोड़ी आई टू आई कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कतें हुई हैं। क्या उसमें एक नया पन्ना लिखा, एक नया अध्याय लिखा जनरल रावत ने? मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूं जनरल रावत के बारे में जी। वो मेरे साथ रहे हैं जब मैं ब्रिगेड कमांडर था, वो मेरे साथ रहे हैं जब मैं कोर कमांडर था, और मेरे से काफ़ी डिस्कशंस की हैं जब मैं डीजीएमओ था। इनमें सबसे बड़ी खूबी जो जब सीडीएस बने उसको कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, इनमें टैक्टिकल ऑपरेशंस की नॉलेज और स्ट्रैटेजी दोनों का समन्वय इनके पास था, दोनों का नॉलेज बहुत अच्छा था जिसको ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते थे और डिस्कशन करते थे। दूसरी बात, ये तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के चीफ से बातें करके एक समन्वय लाके फिर गवर्नमेंट के साथ बात करना जिसमें तीनों चीफ्स की भी इनपुट हो और फिर एक पॉलिसी पे आना, ये आसान काम नहीं है हमारे देश में। हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, तो उसको उन्होंने किया। जैसे कि थिएटराइजेशन की बात हो रही है, इसका किया, इसकी शुरुआत की। इसमें एक खूबी है, अगर उनमें ये खूबी नहीं होती तो इन तीनों सर्विसेज को एक साथ ला करके इसको आगे बढ़ाना ये कोई मजाक नहीं था। बिल्कुल। तीसरी बात,
ये एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे पर्सनली। तो किसी से भी जब बात करते हैं तो वो अच्छे ढंग से बात करते थे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, रिसेंटली मैं उनसे मिला था, 3-4 महीने पहले की बात है। इनका इंटरेस्ट जो मेक इन इंडिया के लिए, मैं उनके साथ डिस्कशन किया था, इनका इंटरेस्ट मेक इन इंडिया के लिए बड़े लॉन्ग टर्म सोच के साथ वो कर रहे थे और उसको पुश भी कर रहे थे, जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, इनको वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और सीआई, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, सभी में इन्होंने ग्राउंड पे काम किया हुआ और स्ट्रैटेजी इनको मालूम थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो इनकी एडवाइस होगी वो देश के हक में होगी, चाहे कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो बाद में उनको समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि कई लोग जब कमेंट करते हैं, वो क्या स्थिति है जिसके अंदर से वो गुजर रहे हैं और वो एक डिसीजन ला रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। और सबको बताने की तो शायद जरूरत भी नहीं होती है। नहीं, वो मैन ऑफ कन्विक्शंस थे ना जनरल राज कादियान। कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं लोगों को, कुछ बातें कंट्रोवर्शियल भी लग सकती हैं, पर इन बातों से पीछे नहीं हटे जनरल बिपिन रावत। जो उनको सही लगता था वो कहते थे। और जो थिएटराइजेशन की भी आप बात कर रहे थे कि ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसे एक मुलम्मा उड़ाने का काम किया जनरल बिपिन रावत ने। देखिए, फौज में यू नो इट बेटर देन आई डू, और अगर आप डिसएग्री करें तो प्लीज डिसएग्री विद मी, पर फौज में भी तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें ईगो इश्यूज भी रहते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। जी 62 में एयरफोर्स को सही टाइम पे इस्तेमाल किया गया या क्यों नहीं किया गया, या 71 में जीत में बहुत बड़ा योगदान एयरफोर्स का था, आर्मी सारा क्रेडिट ले गई। ऐसी बातें उठती रही हैं। क्या वो जो टसल्स होती हैं हल्की फुल्की, उनको भी आयन आउट करने में अहम भूमिका निभाई जनरल रावत ने? संदीप, एक फौज में बड़ी मशहूर कहावत है कि आर्मीज ऑलवेज फाइट द लास्ट वॉर। हमारे दिमाग पर अनुभवों का बोझा इतना भारी होता है कि हम आगे के नहीं सोच पाते। लेकिन जनरल रावत में वो खूबी थी, उनमें वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी कि वो गुजरे कल के बजाय आने वाले कल के बारे में सोच सकते थे। दूसरा उनका योगदान, ये सीडीएस का कॉन्सेप्ट तो 1999 में रिकमेंड किया था मिस्टर के सुब्रमण्यम, जो कि अभी फॉरेन मिनिस्टर, उनके पिता थे। उनके पिता बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक थिंकर थे। तीनों सेनाओं को एक पेज पर लाना मुमकिन नहीं हुआ था। जनरल रावत एक पहले थे जो तीनों सेनाओं को इकट्ठा करके और इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल शेप दे पाए। आधुनिकीकरण उन्होंने बहुत किया। दूसरा, आपने पॉलिटिक्स का जिक्र किया, वो सरकार से बहुत मिलके काम करते थे और करना भी चाहिए। सेना सरकार का हिस्सा है, हालांकि पॉलिटिकल डिसीजन सुप्रीम होता है, लेकिन सलाह जो दी जा सकती है, जो न्यूट्रल सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा मेरा मानना है कि सेनाओं को जो पॉलिटिक्स से जितना दूर रखा जाए, सेना एक सेकुलरिज्म का सिटाडेल है। एक सिपाही का कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता सिवाय उसकी वर्दी के और तिरंगे झंडे के। वही चलना चाहिए। बदलाव के फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन नुकसान शायद और भी ज्यादा हों। तो जनरल बिपिन रावत में वो मेंटल एक्यूमेन और वो क्लैरिटी थी कि वो आने वाले कल के बारे में सोच सकते थे, तीनों सेनाओं के साथ लेके आगे चल सकते थे, जो उन्होंने किया। तो वो आगे भविष्य के गर्त में देख पा रहे थे। नरेंद्र तनेजा, ये योगदान हमें याद रखना होगा। और बहुत से देशवासी या जो लोग स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं हैं या सामरिक विषयों पर रुचि नहीं होती, वो बेखबर हैं उनके इस योगदान से। दरअसल बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे सारे को पैनलिस्ट तो डिफेंस के सब सितारे आपने इकट्ठे करे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, मैं तो खुद सीख रहा हूं। लेकिन जैसे मेरे कई लोगों से आज बात हो रही थी, तो लोगों ने कहा, एक साहब ने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, वो खुद जियो पॉलिटिक्स पे काफी जाने माने हैं। उन्होंने कहा वो थिंकिंग जनरल थे, कि वो थिंकिंग जनरल थे। तो उनका अगर आपके पास आइडियाज हैं और आपके पास
कुछ ऐसे इनपुट हैं जो उनको लगता था देश के लिए हित में, तो वो आपके साथ हमेशा 24 घंटे बैठने को तैयार थे। आपने कोई पुस्तक लिखी है, आप जाइए, उसकी चर्चा करनी है, तो वो हमेशा उस पर, वो थिंकिंग जनरल थे। और इसीलिए कई दफा कुछ वक्तव्य वो देते थे इसलिए कि जिससे उस पर चर्चा हो, और चर्चा इसलिए नहीं कि वो कोई आदेश दे रहे होते। उनका ये था कि शायद ये देश के लिए अच्छा, चलो इसको देखते हैं लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आवश्यक होगा तो सरकार से आगे बात उस पर करी जाएगी, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सब देखिए, किसी भी हमारी आर्म फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, ये भारत की सबसे अहम इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारी आर्मी से बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, एयरफोर्स, नेवी, ये बड़ी इंस्टीट्यूशन है। आज हमारा देश जो कुछ है इन इंस्टीट्यूशंस के कारण है। और एक नई इंस्टीट्यूशन लेकर के आना, सीडीएस, और उसको इतने कम समय के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना, बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी नॉइज के, और उसे एक्सेप्टेबल बनाना। और साथ में चाहे आप पॉलिटिक्स में लोगों से बात करें, चाहे आप और लोगों से बात करें, चाहे हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करें, गवर्नर से उनसे बात, सबसे उनका रेपो ऐसे था जैसे कि सबके बिल्कुल परिवार की तरीके से। ये जो एक क्वालिटी होती है, ह्यूमन क्वालिटी जो होती है, ये इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ तो आप देश के सबसे बेहतरीन जनरल, आप देश की सुरक्षा के जिम्मेदार, लेकिन इंसान के लेवल पे आप ऐसे कि आपका हर एक से अच्छा संबंध हो, हर एक कोई आदमी आपकी तारीफ करता है, और साथ में आप थिंकिंग जनरल हैं। फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, जियो स्ट्रेटेजी हो, जियो इकोनॉमिक्स हो, सबको आप बेहतरीन समझते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लें। एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी खूबियां, वो जनरल रावत थे। तो जनरल रावत का योगदान पूरा देश याद रखेगा, और आज उनके साथ काम किए हुए उनके कॉलीग्स, उनके सीनियर्स, उनके जूनियर्स क्या थे बिपिन रावत, वो हमें बता रहे थे। एक बार फिर न्यूज़ 24 की तरफ से सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके परिवार को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनके दुख में हम भी शरीक हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।